तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी हमारा भारत एक, उसका पाठ नंबर 4 है और पाठ का नाम है 16 महाजनपद। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपका मजा आएगा बिल्कुल से। कहानी मजेदार है मतलब इस चैप्टर की। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको ये जो किताब है आपकी हमारा भारत एक, इस पूरी किताब का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, ये सारी चीजों के आपको वीडियोस भी मिलेंगी और साथ में जो है आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे, ताकि आपको अगर नोटबुक प्रिपेयर करनी है ना, मतलब नोटबुक में लिखना है, मतलब बार बार ऐसे ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़े, तो आप वो भी कर सकते हो। तो लिखे हुए भी प्रोवाइड कर रखे हैं, ताकि पढ़ना वढ़ना हो तो दिक्कत ना हो, आपको कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। तो चलो शुरू करते हैं। वो लिंक जो आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में और जो है फर्स्ट कमेंट में चेक कर लेना, वहां पे मिल जाएंगे। अब चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर के अंदर हमें मिलेगा क्या, पहले हम ये जान लेते हैं हमें चैप्टर में मिलेगा क्या, क्योंकि बिना उसको जाने हम ऐसे सीधा आंख बंद करके चैप्टर में नहीं घुस सकते। देखो, चैप्टर के अंदर है महाजनपदों की कहानी। महाजनपद क्या होते हैं? एक टाइम चल रहा था, अभी तक हम क्या पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स, ये जो है ना इतिहास कभी भी पढ़ो लाइन बाय लाइन पढ़ो, मतलब पहला चैप्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे बीच बीच में से नहीं पढ़ने का होता, फिर मजा नहीं आता वो कहानी का। अभी तक हम कहानी शुरू कर चुके हैं बहुत ही प्राचीन इतिहास से, जिसको हम जानते हैं हमारी इंडिया में जो सभ्यता थी भारत में, सरस्वती सिंधु सभ्यता है ना। तो उस सभ्यता से समय बीतता गया, ऋग्वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया, फिर जो है समय बीतने के साथ में कुछ सल्तनतें बननी शुरू हो गई थी, रामायण महाभारत काल आए, और बाद में जो है एक टाइम आ चुका था जब लोगों की बजने लग गई थी आपस में, जो है राजा राजा से नफरत करने लग गया था, और इसी के चलते जो है देश टुकड़ों में बंट चुका था। पहले जो है इकट्ठा था, लेकिन धीरे धीरे अलग होता चला गया और राजा बनते चले गए। सबने अपने अपने क्षेत्रों को हथिया लिया और इस तरीके से बने 16 महाजनपद, यानी कि 16 बड़ी रियासतें भारत के अंदर बनी। और उन 16 रियासतों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन 16 की 16 हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उन 16 में कुछ नहीं रखा था। सबसे महान और खतरनाक रियासत थी मगध की रियासत। अब जो अपना एरिया है, मतलब हरियाणा का, खास तौर पे आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश बिहार, ये जो एरिया था ना ऊपर उत्तर भारत का, लगभग ज्यादातर एरिया पे मगध रियासत का राज चल रहा था। और ये रियासत सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी इन 16 महाजनपदों में, मतलब ये भी महाजनपद था एक, तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। तो इसके पास ऐसा क्या खास बातें छिपी हुई थी, क्या ये लेके बैठा हुआ था कि बाकियों के पास वो चीजें नहीं थी, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में मिलने वाली है। चलो अब शुरू करते हैं कहानी को, बहुत मजा आने वाला है कहानी में। यहाँ पे बता रहे हैं भरत और भारती दोनों मानचित्रावली देख रहे हैं, यानी कि मानचित्रावली समझते हो, मैप देख रहे हैं, मानचित्र को देख रहे हैं। भरत देखो, दुनिया में 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। पता नहीं कैसे पता लग गया इसको, मुझे भी नहीं पता था यार। 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। अब यहाँ पे भरत जो है रुआंसा करते हुए बोलता है, हाँ दीदी, और इतने सारे देश कितने हैं पता नहीं। तो दीदी बोलती है, हाँ भरत, दुनिया में 100 से भी अधिक देश है। वैसे 100 नहीं है, फालतू, ये 200 से भी ज्यादा हो रखे हैं, लेकिन जो भी है, मतलब बहुत सारे देश हैं। अब यहाँ पे पिताजी, क्या हमें हमेशा से दुनिया ऐसे देशों में बटी हुई थी? तो पिताजी से पूछ रहे, अब इनको भी आइडिया नहीं है, ना इसको आइडिया ना इसको आइडिया, किसी को आइडिया नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है, कैसे महाद्वीप उप महाद्वीप। अब आप भी नए नए हो, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। चलो हम जानते हैं, हम भी साथ के साथ पढ़ते हैं इस पिताजी से। नहीं बच्चों, हमेशा से ऐसा नहीं है। चलो आज मैं आपको इस पाठ को पढ़ा ही देता हूँ, तो मतलब इसके बारे में बता देता हूँ। तो पापा बताने लग जाते हैं इन बच्चों को, और ये इतनी सारी कहानी इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हुए वो हमको सुना देते हैं। चलो जानते हैं हम अब जनपद और महाजनपद का उदय, यानी कि जनपद क्या चीजें थी, महाजनपद क्या थे, वो कैसे उदय हुआ, उनका उदय का मतलब होता कैसे वो हमारे सामने आए, किस प्रकार वो बने, निर्माण हुआ, वो हमें जानने को मिलेगा। भारत में ऋग्वैदिक युग से, ऋग्वैदिक युग में राज्य निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी, यानी कि राज्य निर्माण समझते हो ना, राजा की उत्पत्ति होने लगी थी। हमने पिछले चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था इस चीज के बारे में कि राजा किस तरीके से बना था। लोगों ने एक सहमति करी थी, जब
समाज के अंदर जो है ना कुछ बुरे और अधर्मी लोग, मतलब पापी लोग जो है, लोगों को परेशान करने में जिनको मजा आता था, ऐसे लोग जब बढ़ चले समाज में, जो है बोल सकते हो लड़ाई झगड़े होने लग गए बहुत ज्यादा, तो उस समय जनता ने एक निर्णय लिया कि हम में से कोई एक जो है बड़ा जो है पूरी रियासत का मतलब जो भी एरिया रहा होगा उनका, उसके हिसाब से उन्होंने अपना राजा चुन लिया। और उस राजा ने, मतलब राजा को उन लोगों ने तय करा कि वो पैसा देंगे राजा को, मतलब जिसको हम कर कहते हैं। कर तो बार बार शब्द आता रहता है, कर ध्यान रखना, जो टैक्स देते हैं। तो वो जो कर था, उन्होंने तय करा कि हम राजा को कर देंगे और राजा हमको सुरक्षा देगा। अगर कोई भी पंगा होगा तो उसका समाधान कौन करेगा? राजा करेगा। तो वो जो प्रक्रिया थी, अब वो राज्य निर्माण जो प्रक्रियाएं थी वो शुरू हो चुकी थी। समाज की आरंभिक इकाई परिवार होता था। आरंभिक इकाई मतलब परिवार, मतलब घर परिवार के बिना तो कुछ था ही नहीं, ना समाज बनता था, ना देश, ना जनपद, महाजन, कुछ नहीं बनना था अगर इंसान ही नहीं होते तो यहाँ पे ऐसे बना था, ये परिवारों से गांव बने, गांव से फिर बने जन, और जन से बने थे जनपद, और जनपदों से मिलके बना एक महाजनपद। मतलब बहुत सारे जनपद जब इकट्ठे हो गए तो उनको बोला गया महाजनपद, और इस प्रकार से 16 महाजनपद बने थे। ठीक है, तो उनका निर्माण हुआ। परिवार के लोग प्राय एक ही पूर्वज की संतान होते थे। परिवार में जो लोग थे ना वो एक ही पूर्वज के थे। जैसे आपका दादा है, आप उसी के तो चल रहे हो आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब एक के दो हुए, दो के चार या 10 बीच में बढ़ जाती है, और इस तरीके से जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना हमारी। तो वही बताने की यहाँ पे कोशिश है कि वो एक ही पूर्वज के संतान होते थे, जो परिवार के लोग थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ वे रहते भी थे, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, मतलब एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए, जिंदगी जीने के लिए। एक ही पूर्वज से रिश्ता रखने वाले परिवार के समूह को जन कहा जाने लगा, उनको जन कहते थे, और जन के मुखिया को कहा जाने लगा राजन। मतलब पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था जैसे आजकल, तो एक, मतलब आप कितने भाई बहन हो, 2 3 मैक्सिमम 4 हो सकते हो प्रोबेबिलिटी, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसे होते थे 10 20 25 15, और कुछ एक राजा तो ऐसे थे जिनकी बहुत सारी रानियां होती थी, और वो 100 बच्चे उनके घूम रहे होते थे। अब राजा बनेगा कौन 100 में से? तो वो पंगे बड़े थे भाई, उस टाइम पे बहुत अलग लेवल के कांड होते रहते थे। तो इतनी सारी पब्लिक जो आ रही थी वो एक ही मतलब परिवार से रिलेट करते रहते थे, इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जाती थी। तो उनको जो है वहां पे उस टाइम पे राजन कहा जाने लगा। जो उनका मुखिया होता था वह जन की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता था। राजन की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी आदि अधिकारी भी होते थे। राजन की सैन्य सहायता के लिए सेनानी भी होते थे। राजन मतलब राजा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पुरोहित राजन को धर्म के पालन की शिक्षा देता था। उस युग में गाय, जो कि आज भी पवित्र, मतलब एक बोल सकते हो काफी पूजनीय है, तो उस टाइम पे भी जो गाय है जन के लोगों की मुख्य संपत्ति होती थी। यानी कि पहले के टाइम पे लोग करते क्या थे? खेती करते थे, जानवर पालते थे। तो जानवरों में सबसे पूजनीय क्या थी? उस टाइम पे भी गाय थी, उनकी मुख्य संपत्ति उसको माना जाता था। राजन का मुख्य कार्य था जन के लोगों के गोधन, यानी गोधन का मतलब होता है गाय का, गाय रूपी जो धन है, गाय का मतलब उसकी सुरक्षा करना होता था। कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे व्यापार होता है ना, आजकल हम 100 रुपए देते हैं और कोई सामान उठा लाते हैं, पहले के टाइम पे गाय देते थे ऐसे, तो वो सीन चलता था। अब जो है उस गोधन की सुरक्षा करना उनका काम, मतलब वो होता था एक तरीके से संपत्ति की सुरक्षा करना, उनका जो है उनकी देखरेख करना राजा का काम होता था। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था। ये पूछ सकते हैं, ये बहुत बार रिपीटेड रहेगा, आपको कहीं आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी जानने को मिलेगी ये चीज, कि जो ग्रामीणी है उस गांव के मुखिया, जैसे आजकल हम सरपंच कहते हैं ना जिसको, उस टाइम पे इसको ग्रामीणी कहा जाता था, गांव के मुखिया को। एक जन के क्षेत्र में कई ग्राम शामिल होते थे। मतलब एक जन, जैसे कि बोल सकते हो एक जिला होता है ना, तो वैसा सही सीन है, उसमें बहुत सारे गांव होते हैं। तो उसी प्रकार से जो है ये जन होते थे जिसमें बहुत सारे गांव होते थे, तो उनको हम जन बुलाते थे। आज हम जिसको हम जिला बुलाते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, ग्राम जिसको बुलाते हैं। जन के क्षेत्र को धीरे धीरे जनपद कहा जाने लगा, और एक जनपद में शुरुआत में एक ही जन के लोग रहते थे, एक ही परिवार के लोग रहते थे बेसिकली। आगे चलकर दूसरे जनों के लोग भी जनपद में आकर रहने लगे, ऐसे बहुत सारे परिवार इकट्ठे होने लग गए, और समय के साथ इनके बीच सांस्कृतिक रिश्ते स्थापित हो गए। कोई अपना, मतलब अपनी परंपराएं निभा रहा, कोई अपनी, और इस तरीके से कुछ संस्कृतियां उनकी बदलती चली गई। एक जनपद में नगर और गांव दोनों शामिल होते थे। जीवन में स्थिरता आने और जनसंख्या बढ़ने के साथ जनपदों का आकार भी बढ़ने लग गया। छोटे जनपद बड़े बड़े जनपदों में बदलने लग गए, और इनके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होती चली गई। अब पहले ऐसा नहीं था कि ये जमीन तुम्हारी यहाँ तक है, उससे आगे तुम नहीं जा सकते। अगर तुम्हारे में बाजू में ताकत है, तुम लड़ सकते हो दूसरे से, तो घुस जाओ भाई दूसरे की जमीन में। आजकल तो बोलेंगे इलीगल कब्जा और जेल में हो तुम सीधा। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है कोई भी ऐसे मार ठोक के जो है जमीन हथिया लेता था।
अब जो है इन्हें महाजनपद कहा जाने लग गया था। ये जो जनपद थे ना, बहुत सारे जनपद इकट्ठा होकर बहुत बड़े बड़े रियासतें बन गई, जिनको नाम दिया गया था महाजनपद। इसी युग को भारत का महाजनपद काल भी कहा जाता है। वैदिक युग के जन अब 16 बड़े महाजनपदों में बदल गए, यानी कि अब हमारे पास कितने महाजनपद हो चुके थे? 16 महाजनपद हो चुके थे। ये जो नंबर है ना, ये ध्यान रखना, वैसे तो पाठ का नाम ही यही है भाई, 16 महाजनपद। तो ये कितने महाजनपद थे उस समय भारत में? 16 थे। सभी महाजनपद गांधार, जो कि अफगानिस्तान से लेके पूर्व में बंगाल और उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैले हुए थे। जो कि मतलब बोल सकते हो, जो पाकिस्तान हमारे पास से चला गया ना, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत जो है आज के टाइम पे, तो ये सारे देशों का मिलके जो है इसके अंदर, क्योंकि पहले भारत इतना ही बड़ा हुआ करता था, और उसके अंदर वो पूरा जो है उसके अंदर थे वो पूरे 16 महाजनपद। अब यहाँ पे दो वर्ड हमें देखने को मिलेंगे जो कि आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं। राजतंत्र था और एक था गणतंत्र। देखो राजतंत्र मतलब नाम से समझ आ रहा है ना आपको ये चीज, राज यानी कि राजपाट चल रहा है वहां पे, किसी भी राज्य का शासन एक राजा और उसके वंश के उत्तराधिकारियों द्वारा चलाया जाता है, तो उसको कहते थे राजतंत्र। लेकिन गणतंत्र क्या होता है? गण मतलब लोगों के समूह जो है, लोग जो है उनको चुनते हैं। किसी भी राज्य में शासन जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, यानी कि राजा के लिए वोट होती है, लोग किसको जो है राजा बनाना चाहेंगे, तो उसको बोलते थे गणतंत्र। अब इतने सारे महाजनपद थे, सबका दिमाग अपना अपना था, सबके राजा अपने अपने थे। तो कुछ राजा जो है, कुछ ज्यादातर जो जनपद थे, महाजनपद थे, वो राजतंत्र के ऊपर आधारित थे, वो राजतंत्र के हिसाब से जो है राजपाट चला रहे थे। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जो गणतंत्र के हिसाब से शासन चलाते थे, क्योंकि किसी किसी को जनता ज्यादा ही प्यारी हो जाती है, वो जनता की सहमति के बिना कुछ करता ही नहीं है, और कुछ को है यार जनता ही तो है, क्या उखाड़ लेगी मेरा, तो उस चक्कर में जो है कुछ राजतंत्र चला रहे थे, कुछ गणतंत्र में चल रहे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में केंद्रीय सत्ता के संगठन की कमी थी। सारा राष्ट्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसे महाजनपद कहा जाता था। अब बौद्ध ग्रंथ, ये जो है नाम याद रखना आपको, ये ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये पूछ सकते हैं आपसे कि किस ग्रंथ में इन महाजनपदों के बारे में बताया गया। मान लो आपसे पूछे कि किस बौद्ध ग्रंथ के अंदर बताया गया कि महाजनपद कितने थे, तो ये जो है कुछ ग्रंथों के नाम है अलग अलग किताबों के। देखो बौद्ध ग्रंथ था अंगु अंगुत्तर निकाय, और एक था महावस्तु, तथा जो है जैन ग्रंथ था एक भगवती सूत्र। इन दो महाग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ ये थे दो, और जैन ग्रंथ। तो इसमें जो है महाजनपदों की संख्या 16 बता दी गई थी कि इनमें उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। संभवतः इनकी वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी, हमें नहीं पता भाई, क्योंकि उस टाइम पे किताबों में जितना लिख दिया उतना होगा। अब हो सकता है ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं था, या उन किताब वालों को ही नहीं पता हो जो लिख रहा है। तो इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्रीय और कुछ गणतंत्रीय प्रशासनिक ढांचा अपनाए हुए थे। कोई लोगों की सहमति से काम करते थे, कोई अपनी मर्जी से शासन चला रहे थे। अब जो है महाजनपद व्यवस्था के विकास की कहानी, यानी कि वो कहानी है, ये जो महाजनपद है, ठीक है भाई महाजनपद चल रहे हैं, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मतलब मैनेजमेंट कैसा है, बिगड़ा तो नहीं हुआ, कहाँ कैसे वो धीरे धीरे जो है जनपदों से महाजनपद बनते चले गए, वो चीज हमें यहाँ पे जानने को मिलेगी। हमें जो है प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वैदिक काल था ना, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उस काल के दौरान से की बात है, वहां से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है। वेद और ब्राह्मण ग्रंथ भी भारतीय राज्य व्यवस्था की व्यापक जानकारी देते हैं। महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये जो है बहुत प्रसिद्ध किताब है, कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, तो ये बहुत प्रसिद्ध किताब थी, और इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिली उस टाइम के समाज की, और आज भी इसकी काफी सारी बातें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। तो ये भी जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था की गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमें जानकारी मिलती है कि भारत में सभा और समिति लोकतंत्र की प्राचीन संस्थाएं थी। देखो दो तंत्र थे ना, एक तो राजतंत्र, एक लोकतंत्र या गणतंत्र कहते थे। तो उस समय जो है सभा और समितियां भी होती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल का कथन है, उन्होंने क्या कहा है, अब ये बंदों के नाम बहुत सारे इतिहासकार हैं, भूल जाओगे नाम, छोड़ो बस। अब मेन जो होता है ना, हमको कहानी समझ में आनी चाहिए कि मुद्दा क्या था, काम कैसे चल रहा था उस टाइम पे, वो तो आपको वैसे भी बना के लिखने रहते हैं ना, बाद में तो अपने हिसाब से लिखते हो तुम वैसे भी पेपरों में, ये एज इट इज रट के तो कोई जाता नहीं होगा। अगर रटते हो तो बताना यार जरूर से कमेंट में, मेरे को भी पता लगे कि हाँ रट के जा रहे हो, तो उस हिसाब से भी आपको अलग टाइप के क्वेश्चन दे दूं मैं। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा था, सभा और समिति का जन्म
ऋग्वैदिक युग में हुआ। उनका ये मानना था कि जो सभाएं थी, समितियां थी, वो ऋग्वैदिक युग जो कि दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था, तो उस युग के दौरान ही उनकी शुरुआत हो चुकी थी, जन्म हो चुका था। सभा और समिति राजा की शक्ति पर अंकुश लगाने का काम करती थी। अब अंकुश का मतलब है राजा को कंट्रोल करती थी एक तरीके से, राजा उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता था। ये संस्थाएं भारत में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास को दिखाती है कि किस तरीके से लोगों की सहमति के बिना, क्योंकि ये समितियां सभा में बहुत सारे लोग होते थे और इनकी सहमति के बिना राजा कुछ नहीं कर सकता था। मतलब वो राजपाट वाला सिस्टम नहीं था, लोकतंत्र वाला सिस्टम कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी चालू था। ऋग्वैदिक जनपद समय के साथ महाजनपदों में बदल गए। अब महाजनपद राजतंत्रीय और गणतंत्रीय व्यवस्था अपनाए हुए थे। दो तंत्रीय हमने पढ़ लिया ना, दोनों को शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि राजतंत्रीय क्या है, गणतंत्रीय क्या है, क्योंकि मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। राजा का पार्ट है राज, राज से राजा, और गण से जनता। गण का मतलब होता है जनता। तो जहां पे भी गण, आज भी गणतंत्र चलता है ना, जनता ही चूज करती है अपने प्रधानमंत्री को, मंत्रियों को, तो आज भी क्या है, गणतंत्र है भारत के अंदर। लेकिन कुछ उस टाइम पे जो है कुछ राजतंत्र चल रहा था, कहीं पे गणतंत्र चल रहा था, ऐसी व्यवस्थाएं अपनाए हुए थे। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा राजा बनेगा। जबकि गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था, राजा चुनती थी। कई सारे जो है राजा बन के लिए जो है अपना मतलब ये बोल सकते हैं अपने आप को बताते थे कि मैं राजा बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते थे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, दो चार आते होंगे, और उनमें से राजा को चुना जाता था। आगे चलकर महाजनपद काल में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया और इस दौर में मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया और मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अब ये देखो उस टाइम पे क्या हुआ, ये दो तंत्र चल रहे थे, समझो आप कंसेप्ट को कि राजतंत्र और गणतंत्र। लेकिन एक टाइम आया, समय के साथ साथ समय बदल रहा था और एक टाइम आ चुका था जब बनने लग गए थे साम्राज्यवाद का दौर आ गया। साम्राज्यवाद होता है पूरी सल्तनतें बनानी शुरू कर दी। गणतंत्र राजतंत्र गया भाड़ में, हम ही राजा है, हम ही सब कुछ है, और उस चक्कर में दूसरी महाजनपदों को उड़ाने, मारने, काटने लग गए और उसके चलते जो है बड़े बड़े क्षेत्र हथियाने शुरू कर दिए। अब वो राजतंत्र गणतंत्र वाला पंगा सारा हट चुका था, लेकिन मगध उस टाइम पे बहुत आगे निकल गया, क्योंकि जिसके पास ताकत है वही राजपाट ज्यादा चला सकता है ना। अब ये मगध इतना आगे कैसे निकल गया, इतने सारे गणतंत्र राजतंत्र चल रहे थे, लेकिन भाई वो मगध वालों के पास ऐसी कौन सी अद्भुत ताकतें आ गई थी जो वो सबसे आगे निकल गया। देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे नाम लिख रखे, 16 महाजनपद जो है ना उनके नाम लिख रखे हैं और साथ में उनकी राजधानी। देखो ये जो ऑरेंज कलर में बता रखी है यह है इनकी राजधानी और ये है महाजनपदों के नाम, जैसे कि कंबोज, फिर गांधार, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, वत्स, चेदी, अस्मक, पांचाल, कौशल, वज्जी, काशी, मगध, मल्ल, अंग। तो ऐसे बहुत सारे थे, ये 16 महाजनपद थे ना जो मेन मेन से थे वो इन्होंने दर्शाए हैं। अब आपको थोड़ा अजीब लगेगा, देखो इतने से एरिया में भसड़ मची हुई है ना, अब इधर एक ही है भाई, इतने बड़े पे राजपाट कर रहा है यार, ये आधे भारत पे राज तो ये अकेला ही करके बैठा है। ऐसा नहीं था, हो सकता है यहाँ पे कुछ महाजनपद और भी रहे हों जिनका नहीं पता था, तो इसीलिए बताया जाता, बस यही होगा। यहाँ का इलाका देखो ये वाला खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई नहीं राजपाट कर रहा, तो कहीं ना कहीं थे चांसेस की और भी जो है महाजनपद हो सकते थे, बट हमें कितने बताए गए हैं, 16 महाजनपद थे जो हमें किताबों से पता लगा था। अब इतने सारे जो है महाजनपदों में मगध था, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे था मगध। अब ये मगध इतने सारों को कैसे पेल सकता है, इतना छोटा सा मगध था बेचारा, कोने में पड़ा हुआ था भारत के और पूरे नक्शे में घुस गया। अब उसका खास रीजन क्या था, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, ये एग्जाम में जो है ना आपसे इसमें से इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आएंगे, इन महाजनपदों की राजधानी पूछ सकते हैं, खासतौर पर ध्यान रखना क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबसे खतरनाक महाजनपद की, मगध की। तो इनकी दोनों राजधानी याद रखनी है, राजगृह और पाटलिपुत्र। इनकी पहली राजधानी थी राजगृह और दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र, दोनों राजधानियां थी, मतलब पहले ये बनी थी और उसके बाद ये भी राजधानी बनाई गई थी। तो दो राजधानियां थी मगध की, और मगध की दोनों राजधानियां आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी है आपको ये चीज, क्योंकि हम आगे जो चैप्टर कंटिन्यू करते जाएंगे हमें बार बार जिक्र आएगा, क्योंकि मगध पावरफुल था, मगध के पास अद्भुत ताकतें थी और उसी के चलते जो है वो इतनी बड़ी सल्तनत बना पाया, अपना जो है साम्राज्यवाद का जो है तेज कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पे देखते हैं इन 16 महाजनपदों में प्रत्येक महाजनपद एक दूसरे से संघर्षरत था, मतलब कि वो एक दूसरे से लड़ाइयां कर रहे थे, बजा रहे थे एक दूसरे से। शक्तिशाली महाजनपद अवसर मिलते ही कमजोर को हड़पने की कोशिश करता और छोटे छोटे जनपदों को अपनी
स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। समय के साथ साथ गणतंत्रीय शासन की अपेक्षा राजतंत्र की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। यानी कि जो लोग आराम से लोगों की सहमति से राजपाट चला रहे थे, राजा बना रहे थे ना, उन लोगों पे भी अब बाहर वाले जो राजा थे वो हमला कर रहे थे और उस क्षेत्र को हथियाने के चक्कर में लगे हुए थे। उस समय गणराज्यों को भी आवश्यकता अनुसार संघ राज्यों का निर्माण करना पड़ा था। विभिन्न महाजनपद खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाह संबंधों की मदद लेते थे। जैसे कौशल के राजा ने अपनी बेटी, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं आपसे, होता क्या था, अब एक सल्तनत है, देखो एक महाजनपद है ये वाली हमारी, एक महाजनपद है ये वाली, इनकी आपस में बजनी, मतलब भाई ये सोच रहा मैं इसको हथिया लूं, ये सोच रहा मैं इसको हथिया लूं। अब दोनों जो है एक टेक्निक लगाते थे, क्या करते थे, शादी करवा देते थे, इसका लड़का इसकी लड़की, इसकी लड़की इसका लड़का, जो भी जैसे भी होता था वो आपस में शादी करा देते और दोनों महाजनपद मिलके एक हो जाते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे राजाओं ने टेक्निक लड़ाई थी। जैसे कि यहाँ पे बताते भी हैं कि कौशल के राजा ने अपनी बेटी महाकौशला का विवाह मगध के राजा बिंबिसार, मगध का राजा पावरफुल था, उससे भिड़ना मतलब मौत से टक्कर लेना, तो उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार से, और उसी प्रकार से जो है प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु के साथ कर दिया। उसने शाक्यों के साथ भी विवाह संबंध स्थापित किए, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ना एक ही बेटी है या एक ही बेटा, पहले बहुत सारे हो जाते थे, तो उस चक्कर में वो जो है संबंध स्थापित करते रहते थे। वत्स के राजा ने विदेह की राजकुमारी से विवाह कर लिया और अंततः विवाह संबंधों से राज्य में मित्रता स्थापित हो जाती थी। यानी कि अगर इस महाजनपद में कोई बाहर का महाजनपद हमला करता तो ये वाली अपनी सेना भेज देते और वो वाला पिट जाता बेचारा और उस वाली को हथिया लेते। तो इस तरीके से जो है ये टेक्निक, मतलब बोल सकते हो सहायता लेके एक दूसरे की, और उस तरीके से दूसरों को बचा रहे थे, और ये टेक्निक ऐसे काम कर रही थी, उनके लिए बहुत बढ़िया काम कर रही थी। भारत में गणतंत्रीय शासन की परंपरा, यानी कि जो गणतंत्र समझ गए ना, अब शब्दों पे ध्यान दिया करो, यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उन पे ध्यान दिया करो। गणतंत्र की बात करेंगे अब हम। गणतंत्र शासन की परंपराएं कैसी थी? देखो महाजनपद युग में भारत में एक प्रकार की शासन पद्धति नहीं थी, कितनी थी? दो प्रकार की। कहीं तो राजतंत्रीय शासन था, कहीं पर गणतंत्रीय शासन था, कहीं कहीं दोनों प्रकार के शासन भी थे। अब पता नहीं भाई कैसे चला रहे थे वो उस चीज को, लेकिन गणतंत्रीय शासन प्रणाली में गण का मुखिया निर्वाचित शासक होता, निर्वाचित का मतलब चुना हुआ, लोग चुनते थे और वही राजा होता था। मल्ल और वज्जी ये जो है कुछ महाजनपद थे, गणतंत्रीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में जनों को समान अधिकार प्राप्त थे, जो भी जन मतलब जो लोग थे उनको सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त हुए थे। सभी गणतंत्रीय राज्यों में समान शासन व्यवस्था नहीं थी, यानी कि उस टाइम पे भी शायद भेदभाव होता था, गणतंत्र के नाम पे सही गणतंत्र नहीं था। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को महत्व दिया जाता था। इस व्यवस्था में शासन और सत्ता के अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर गण अथवा विभिन्न व्यक्तियों के हाथों में होते थे। गणराज्य का सर्वोच्च अधिकारी नायक, प्रधान या राष्ट्रपति होता था। यह गण या संघ की सभा द्वारा सामान्यतः जीवन काल के लिए निर्वाचित होता था। कभी कभी गण के मुखिया वंशानुगत भी होते थे। देखो अब ये थोड़ी सी आपको अजीब लगेगा, मतलब मैटर क्या है समझ में नहीं आया। देखो उस टाइम पे क्या मामला था, जो राजा, मान लो आजकल हम क्या करते हैं, अब हमने मान लो प्रधानमंत्री बना दिया या कोई मंत्री बना दिया है, तो उसको जो है हम 5 साल के बाद भगा देते हैं कि तुम अब मंत्री, अब 5 साल के बाद वापस से जो है लोग चुनते हैं कि तुझे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो हमारी मर्जी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर लोगों ने, मान लो 4 राजा खड़े हो, 1 2 3 4 ऐसे 4 राजा खड़े हो, लोग बोले मैं तो इसको बनाऊंगा, ये पावरफुल शक्तिशाली हमारी सल्तनत को संभाल सकता है। अगर लोगों ने मिलके इस राजा को बना दिया तो ये जब तक नहीं मरेगा ना राजा, तब तक इसी का राजपाट चलता रहेगा। बाद में ऐसा मौका नहीं है कि तुम इसको हटा के इसको बना लो या इसको हटा के इसको। हाँ कभी कभी क्या करते थे, राजा हटाना ही था तो मार देते थे इस राजा को, खत्म खेल इसका, और उसके बाद दूसरे को बना देते थे या जबरदस्ती बाहर निकाल दे। वो टेक्निकें इस्तेमाल होती थी, बट ज्यादातर जो है ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों ने जिस राजा को चुना वो पूरा जो है बुढ़ापे तक वहीं पे राजपाट चलाता रहता। और बहुत बार तो ऐसा था कि गणतंत्र के नाम पे गणतंत्र है, लोगों ने राजा को चुना है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसका बेटा राजा बन गया। अब लोगों को पता ही नहीं चल रहा बेचारों को क्या है, वो आम जनता थी और उनको ज्यादा पता आइडिया फिर था नहीं, तो ऐसे पोपट करते रहते थे लोगों के। गणतंत्रीय शासन प्रणाली में राजा एक प्रतिनिधि परिषद की अध्यक्षता करता था और गणराज्यों का शासन एक सर्वोच्च परिषद के हाथों में था।
एक परिषद में युवा और वृद्ध दोनों शामिल होते थे। इन सभाओं में वाद विवाद होता था। इन राज्यों का लंबे समय तक अस्तित्व बना रहा। लोग गणतंत्र की तुलना में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानने लगे थे। ये चीज ध्यान दो तुम, लोगों को जो है गणतंत्र, वो जो वोटिंग वाला सिस्टम था ना, वो बढ़िया नहीं लग रहा था यार, बेकार सिस्टम, राजा को अपने फिर भी अपनी मर्जी चलानी, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा। तो राजतंत्र उनको ज्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि राजा अपने हिसाब से काम कर सकता, जो उसका मन कर वही कर दो भाई। अब उसके चक्कर में बहुत सारी रियासतें महाजनपद में लोग खुश थे जो कि राजतंत्रात्मक थे, क्योंकि राजा की मर्जी, जो मन करेगा वो, जितना मन कर रहा है इतनी नदियां खुदवाएगा, इतने तालाब खुदवाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे परिषद और इन लोगों की अनुमति के बिना कुछ होता नहीं था, तो उसके चलते कुछ होता ही नहीं था सल्तनत में। तो वो बड़ी दिक्कत थी और लोगों को वो पसंद नहीं आ रही थी। जैसे आजकल भी है यार, गणतंत्र के नाम पे बस गणतंत्र है, लेकिन काम वाम कुछ होते नहीं है टाइम पे। तो ऐसी परिस्थितियों में मगध के नेतृत्व में शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हुआ। मगध आ गया सबसे आगे, बोला मैं बनूंगा पावरफुल और तुम मेरे अंडर में आओ, मैं पीटूंगा सबको, आ जाओ लाइन पे। चलो देखते हैं मगध वाले इतनी चोट में क्यों घूम रहे थे कि हम ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। देखो मगध महाजनपद का एक विशाल साम्राज्य के रूप में उदय कैसे हुआ। देखो पहली बात है कि मगध के शासक बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। अब ये तो सारे शासक सब अपनी बढ़ाइयां मारते हैं, डिंगे मारते हैं कि हाँ मैं भी शक्तिशाली, मैं भी शक्तिशाली, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, शिशुनाग और महापद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को दूर तक विस्तार किया, यानी कि इतने सारी लड़ाइयां करी, जो फालतू बोल रहा उसी को ठोक दे रहे। तो उसके चलते जो है इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने एक विशाल सेना तैयार करी जिसमें पैदल, रथ, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। अब बाकी लोगों के पास क्या पंगा था, देखो आगे पता लगेगा आपको, मजा आएगा कहानी में। इस क्षेत्र में हाथी प्राकृतिक रूप से बहुतायत में थे। मगध राज्य के उदय में वहां की भौगोलिक स्थिति ने बहुत अहम योगदान दिया, यानी कि वहां पे हाथी थे। अब हाथी हो गया बहुत बड़ा जानवर। अब होता क्या था एक्चुअली में, लड़ाई जब हो रही होती थी ना, जिसकी सेना में बड़े जानवर होते थे ना, बड़े का मतलब है ताकतवर भी है, शक्तिशाली भी है। तो जैसे घोड़े है, इधर से मान लो एक घोड़ों की पूरी सेना आ गई, ठीक है, इधर इधर से आ गई मगध वालों की सेना। मगध वाले क्या करते थे, हाथियों को आगे कर देते थे। होता क्या था, ये घोड़े थे छोटे छोटे बेचारे, मतलब छोटे नहीं थे, ठीक थे, लेकिन हाथी बहुत बड़े थे उनके लिए, तो वो हाथियों को देख के डर के भग जाते थे घोड़े। तो उसके चलते सेना में अफरा तफरी मच जाती थी पहले ही, और उसके बाद में जो है ये घोड़ों को भेजते, फिर अपने सैनिकों को भेजते और इस तरीके से जो है एक रणनीति बनाते हुए उनको पेल देते। आधी सेना तो हाथियों से डर के भाग गई, पता लगे कोई पैर के नीचे कुचल गया, कोई घोड़े ने खुद ही कुदा के मार दिया उसको। तो इस तरीके से जो है इन्होंने, आसान था, इनके पास प्राकृतिक रूप से हाथी थे, जंगलों में रहते थे, जंगल का एरिया था ना वो, तो वहां पे हाथी रहते थे, उनको पकड़ के लाते और अपनी सेना में पकड़ लेते उसको कि हाँ चल आ जाओ। और बहुत बड़ी सेना इस तरीके से उन्होंने बना ली थी, ताकतवर सेना। क्योंकि देखो शुरुआत की एक लड़ाई लड़ी, फिर ये जो सेना बची, राजा मार देंगे उसके राजा को, और ये जो सेना है ये भी अब इनके अंडर में आ गया। ऐसे करते करते बहुत बड़ी सेना इन्होंने बना ली थी। यहाँ की नदियां गंगा, सोन, चंपा कृषि और यातायात को सुदृढ़ आधार प्रदान कर रही थी, यानी कि यहाँ पे जो खेती अच्छी होती थी, खाने पीने की कोई किल्लत नहीं थी। मगध में लोहे की बड़ी बड़ी खदानें थी, क्योंकि अब हथियार बनाने हैं तो धातु चाहिए, और धातु के नाम पे तांबे की तलवार बनाएंगे तो वो कट के पड़ जाएगी पहले ही। तो बनाते किसकी थी, लोहे की। अब ये लोहा क्यों चाहिए था, क्योंकि अगर स्टील वगैरह की कुछ तलवार बनानी है तो उसमें लोहा चाहिए होता है, लोहा, कार्बन, राख वगैरह मिला के स्टील बनता है। मतलब उस टाइम पे नहीं पता होगा, बट वो लोहा जरूरी था उसके लिए। और यहाँ पे खदानें थी पूरी की पूरी, यहीं से लोहा निकल रहा था, यही दूसरों को भेज रहे थे लोहा। तो इसके चलते फायदा इनको हुआ, इनके पास हथियारों की कभी कमी पड़ी ही नहीं थी। मगध क्षेत्र की भूमि काफी उपजाऊ थी और इस क्षेत्र में पानी भी प्रचुर मात्रा में था, पानी वानी की कोई किल्लत नहीं, मस्त जिंदगी जी रहे लोग। अब नए नगरों के उदय और धातु के सिक्कों के प्रचलन ने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। अब बाकी सल्तनतों वाले क्या कर रहे थे, जो कि हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, कि उन्होंने क्या कर रखा था। अब जैसे मान लो तुमको कुछ लेना है, 100 रुपए का लेना है, गाय दे दो मेरे को, या फिर कोई और जानवर दे दो और तुमको जो है वो सामान दे देंगे, ऐसे चलता था। लेकिन उन्होंने एक चीज निकाली, सिक्कों का प्रचलन कर दिया, सिक्के निकाल दिया अपनी सल्तनत के अंदर, और उन सिक्कों को दे के तुम कुछ भी सामान खरीद सकते थे। अब तुम्हें अपनी प्यारी गाय, अपना प्यारा जानवर बेचना नहीं पड़ेगा। तो लोगों को उससे ज्यादा खुशी हुई और सिक्कों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ गया। अब वो सिक्के दूर दूर तक चलने लगे और इससे जो है इनकी आर्थिक स्थिति, यानी इनका जो पैसा था, इनके पास जो संपत्ति थी वो बची रही और इनके पास अमीरी बढ़ती चली गई लोगों की। यहाँ साम्राज्य को व्यापारिक उत्थानों पर चुंगी लगाकर खूब कर प्राप्त होता था। ये एक प्रकार का कर होता था, व्यापार करते थे ना लोग, व्यापारी लोग थे, तो वो जब व्यापार करते थे एक दूसरे के साथ में, तो उनसे जो है जो भी
पैसा बनता था, मान लो उसने जो है पैसा बनाया 100, जो भी इनकी करेंसी होती होगी उस टाइम पे 100 रुपए या 100 रुपए ही मान लो तुम आज के हिसाब से। तो अगर उन्होंने बनाया, ये राजा बोलेगा 1 रुपया मेरा निकाल दे इधर, तो जनता भी खुश, मतलब राजा तो खुश है ही क्योंकि 1 रुपया बन रहा है, बहुत सारे व्यापारी हैं तो पैसा बढ़िया बनता था। और उसके अलावा इनको तो 99 रुपए बच रहे हैं ना व्यापारियों को, तो व्यापारी भी खुश, और व्यापारी भाग भाग के आएंगे इसकी सल्तनत में, तो उसका फायदा ये पूरा उठा रहे थे और वहां पे चुंगी कर लगा के अच्छा पैसा छाप रहे थे। इस साम्राज्य का वातावरण अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आजाद था, लोग अपनी मर्जी से जो है काम धाम कर सकते थे, राजा ज्यादा टांग अड़ाता नहीं था बीच में। हाँ, लड़ाई कर, वो लड़ाई में देखो हमला करने की हिम्मत चाहिए ना, अगर बाहर का राजा इस इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर, महाजनपद के ऊपर हमला करेगा तो उसको तो जिगरा चाहिए भाई ऐसे हाथियों के सामने डटने का। तो इसकी जो कहानी है ना आने वाले चैप्टर में आएगी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे जो है मगध सल्तनत को अपने हाथों में लिया और एक खतरनाक शासक को पेल डाला, तो बहुत खतरनाक टेक्निक अपनाई थी वो भी, वो आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगी। हम मगध के बारे में बहुत जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, क्योंकि ये वो साम्राज्य था जिसने प्राचीन समय में इतिहास रच डाला था। बहुत खतरनाक शासक यहाँ के हुए थे और बहुत बड़ा विस्तार इसका था, मतलब आधा भारत, और कुछ टाइम के दौरान तो पूरे भारत पे इसका राज था, कहने को भारत नहीं रहा मगध हो गया था, वो इतना बड़ा मगध बना दिया था उन्होंने। तो भाई खतरनाक चीज थी ये। अब यहाँ पे मगध के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं कि मगध में इतने सारे राजा तो हुए, बहुत सारे हुए राजा तो, लेकिन प्रमुख राजवंश जो राजा थे और उनके वंश थे वो कैसे थे, क्या उन्होंने करा, तरक्की क्या करी। देखो, पहला था हर्यक वंश। अब इस वंश में दो तीन राजा जो है मेन थे हमारे, ऐसे तो बहुत सारे आए हैं लेकिन तीन राजा इसमें मेन बताए गए हैं, जो कि था, पहला था बिंबिसार। अब इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक बिंबिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व तो सबको पता होगा ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे पता लगाते हैं यार, हमें आइडिया ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा यार, ये तो बकवास चीज है, आई हेट दिस थिंग। ऐसा नहीं है, देखो आराम से समझो कंसेप्ट को। अब ईसा मसीह एक बंदा था जो अंग्रेजों के टाइम में था, अंग्रेजों का पूजनीय भगवान था, तो उसके जन्म से 544 साल पहले। अब आप बोलोगे हमें तो यही नहीं पता ईसा मसीह कब पैदा हुआ, तो उसके जन्म से पहले कैसे रट लेंगे हम, हमें आइडिया नहीं लग रहा सही से। देखो आज क्या चल रहा है अभी एट प्रेजेंट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2022, ठीक है, इसको ईस्वी में गिनते हैं, ईस्वी में, ठीक है। अब ये 2022 साल जो है ना बीत चुके हैं, इस टाइम पे मतलब जब एक ईस्वी थी ना, उस टाइम को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, और उससे 544 साल पहले, अब समझ गए ना, मतलब 2500 साल पहले की बात है लगभग, ये 2500-2600 साल पहले की। तो इस समय बढ़ता जाता है, इसीलिए हम इनको ईसा पूर्व में गिनते हैं, क्योंकि ये 2022 फिर 2023 फिर मतलब किताबें पुरानी होती जाएंगी, तो वही लोचा नहीं हो जाएगा ऐसे, तो इसीलिए हम इनको ईसा पूर्व में गिनते हैं ताकि लोचा हो ही ना इस चीज का। अब 492 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन करा, मतलब ये देखो ना उल्टा चल रहा है। उल्टा क्यों चल रहा है, पहले 1000 है ना, 1000 मान लो 1000 है और 900 है, ऐसे 900 घटता जाएगा और जीरो और फिर एक आएगा, फिर एक ईस्वी बनी ऐसे, ठीक है ना, वैसे पहले घटा और फिर एक ईस्वी, फिर 2 ईस्वी, 3 ऐसे करके 2022 तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। तो ये घटता जाएगा और इनके बीच का जो गैप है, यानी कि 44 साल ये और 8 साल ये, तो मतलब कि उसने टोटल जो शासन करा था वो कितना करा था, मतलब कितना था, 6 और 2 8, 8 साल तक उसने शासन करा, 8 साल का राजा बना था वो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये चीज, मैं कहीं वैसे तो कुछ एक चैप्टर्स में और भी बताता रहता हूँ, फिर भी कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर हमें पता ही नहीं है इस चीज के बारे में, कैसे याद करें, मतलब कुछ को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये कैसे शब्द है, क्या फायदा है इन चीजों को पढ़ने का। तो देखो वह साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ये जो साम्राज्य था ना हर्यक वंश जो उसने बसाया था, इसका जो है आई थिंक पहला शासक यही था, और इसकी वजह से इसी ने इसको जो है स्थापना करी थी इस वंश की। बिंबिसार ने अंग राज्य को विजित कर मगध का विस्तार शुरू कर दिया। उसने अपने बेटे अजातशत्रु को अंग का शासक नियुक्त कर दिया। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवज गिरिव्रज, जिसको राजगिरी के नाम से जानते हैं, वो थी। तो ये ध्यान रखना, मगध की आरंभिक या पहली राजधानी कौन सी थी, राजगिरी थी। इसको जो है गिरिव्रज भी कहा जाता है कहीं पे। तो उसका जो बेटा था वो अजातशत्रु, जिसको इसने अंग का जो है अंग पे पहले हमला करा, एक सल्तनत थी ये भी, तो उस पे हमला करा और वहां पे इसको अपने बेटे को राजा बना दिया वहां का। तो अब अजातशत्रु ने क्या करा, देखो अजातशत्रु 492 में, अब राजा मर गया, ये देखो 492 के बाद इसका सीधा टाइम आ गया ना, 492 ईस्वी में अपने पिता बिंबिसार के बाद मगध का राजा बन गया। वह इतिहास में कुणिक नाम से प्रसिद्ध था। ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक किसी चीज में, कि भाई जो अजातशत्रु था उसका दूसरा नाम क्या था, किस नाम से वो प्रसिद्ध था, तो कुणिक नाम से वो प्रसिद्ध था।
अजातशत्रु ने दीर्घकालीन संघर्ष के उपरांत काशी और वज्जी संघ को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब ये देखो, वज्जी एक संघ था, महाजनपद थी, काशी एक महाजनपद था, तो ये जो इलाके थे ना, इनको इन्होंने हथिया लिया। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। तो ये पहली बौद्ध सभा का आयोजन किसने कराया था? अजातशत्रु ने कराया। ये जो है पहली बौद्ध सभा, ये पूछेंगे कहाँ हुआ था, तो ये राजगृह यानी कि राजधानी में हुआ था। अजातशत्रु की 460 ईस्वी पूर्व में उसके बेटे उदयन द्वारा हत्या कर दी गई। अब बोला देखो, ये तो कितने साल राज करा इसने? 8 साल बेचारे ने। अब ये 492 और 60 मतलब 60 से 70 80 90 मतलब कि लगभग इसने जो है 32 साल तक शासन करा और बोला बापू तू ही बैठा रहेगा या मैं भी आऊंगा इधर। तो इसने अपने बापू को ठोक दिया और उसके बाद नया राजा आया उदयन। अब उदयन का सीन देखते हैं। उदयन ने 460 में राज शुरू करा और 445 में, अब बाप को आई थिंक ज्यादा एक्सपीरियंस था यार, ये तो वो बाप तो 32 साल टिक गया, ये तो 15 साल में निपट लिया। 15 साल के तक ये इसने शासन करा और उसने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी और उसको अपनी राजधानी बना दिया। बोला मैं तो यहाँ पे रहूंगा, ये जगह मुझे बढ़िया लग रही है, यहाँ पे रहूंगा, राजधानी बना दी। वे जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। अब ये जो धर्म है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे धर्मों का जिक्र आता रहेगा, तो पहले आपको जो है ना अगले चैप्टर में बताया जाएगा शायद से कि जैन धर्म क्या था, बौद्ध धर्म क्या था, ये सारी चीजें आपको कवर अप कराई जाएंगी और उसके बाद हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे कि ये धर्म क्या बवाल आ गए बीच में। तो पहले इतनी प्रचलित नहीं थी, पहले धर्म वर्म का कुछ पंगा नहीं था, लेकिन समय के साथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत प्रचलित हुए और बहुत सारे शासकों ने उनको अपनाना शुरू कर दिया। अभी जैन धर्म का क्या सीन था वो आने वाले चैप्टर्स में पता लग जाएगा आपको ये सारी चीजें। तो वे अपने पूर्वजों की तरह राष्ट्रवादी शासक थे, यानी कि राष्ट्र बनाने में निर्माण मतलब यकीन करते थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक, जिसने शिशुनाग नामक मंत्री ने, जिसको जो है शिशुनाग नामक मंत्री ने, अमात्य कहते थे उस टाइम पे, जो मंत्री था ना, आजकल तो हम मंत्री कहते हैं, उस टाइम पे अमात्य कहा जाता था। तो अमात्य ने जो है 412 ईस्वी पूर्व में समाप्त करके मगध पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। यानी कि जो हर्यक वंश था अब ये बर्बाद हो चुका था, इनका कोई राजा कोई वंशज जिंदा नहीं बचा, मार दिया या मर गए, जो भी हुआ, कुछ मर गए और कुछ को मार दिया गया था। तो ये यहाँ पे जो फोटो है ये सारे काल्पनिक चित्र है, मन गढ़ंत चित्र है, जैसा उनका मन करा। क्योंकि देखो भाई, नाम सुनो तुम एक बार, बिंबिसार, ये बूढ़ा सा नाम लगता है, तो ऐसा सा फोटो बना दिया। अब अजातशत्रु, खतरनाक सा नाम लगा, खतरनाक सा योद्धा बना दिया कि होगा ऐसा, हो भी सकता था, पता नहीं, हमको तो पता नहीं है, फोटो असली कहीं मिलते नहीं है इन चीजों के। और महापद्मनंद ऐसे प्यारा सा नाम लगता है, तो प्यारा सा राजा बना दिया। तो इस तरीके से भी बना रखे हैं ये राजाओं की कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नया वंश आ चुका था, मेन जो वंश था वो था हर्यक वंश, जिसने मतलब 3 जो राजा थे उन्होंने अच्छी खासी जो है तरक्की वहां पे करवाई। और एक नया जो वंश आया है शिशुनाग वंश, उस वंश का क्या सीन था? इस वंश के संस्थापक एवं शासक शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मगध साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार करा। यानी कि सबको क्या था भाई, मगध पहले ही अमीर बना पड़ा है, उसको बढ़ाओ और सल्तनतों को हथियाते रहो। अब शिशुनाग ने वज्जी को नियंत्रण में रखने हेतु पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया। उसने क्या करा, एक नई राजधानी बनाई वैशाली। दूसरी राजधानी, मेन राजधानी वो नहीं थी, ऐसे सेकेंडरी तौर पे राजधानी थी, ताकि वहां पे भी थोड़ा जो है कंट्रोल बना रहे उसका। अब शिशुनाग ने 394 ईस्वी तक शासन करा। और उसके बाद जो है उसका बेटा आया काकवर्ण, जिसको कालाशोक के नाम से जानते हैं। तो उसने जो है 366 ईस्वी तक शासन किया। उसके शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। कि कौन सी दूसरी बौद्ध सभा कब हुई? इसके शासनकाल में हुई। ये पहली बौद्ध सभा तो अजातशत्रु ने करवाई थी ना, तो दूसरी इसके शासनकाल में हुई। और कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अब महानंदीन जो है, जिसको नंदीवर्धन भी कहते थे, तो उसने जो है शिशुनाग वंश का वो अंतिम राजा था, उसने 344 ईस्वी तक शासन करा। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश को उखाड़ के फेंक दिया और एक नए राजवंश की स्थापना करी, जो था नंद वंश। ये बहुत खतरनाक वंश था और इसके बाद जो मगध का विस्तार हुआ वो खतरनाक लेवल पे था। मतलब नंद वंश की शुरुआत से जो है अच्छी नहीं थी, बट ठीक है यार, जैसी भी चल रही थी। उसके बाद जो इस मगध का नाम इतना प्रचलित हो गया ना, बहुत खतरनाक लेवल पे। अब ये जो नंद वंश था, इसने क्या करा, देखो ये इनका राजपाट था, 344 से 322 तक राजपाट करा। मतलब ज्यादा लंबे समय तक ये राजपाट नहीं चला पाए अपना, खास तौर पे देखा जाए तो। अब महापद्मानंद इस वंश के संस्थापक थे। उसने विशाल सेना बनाई, क्योंकि राजा है तो भाई सेना तो बना सकता है, सब कुछ कर सकता है वो। इसके प्रभाव से
इक्ष्वाकु, कुरु, सूरसेन, मथुरा, कलिंग ये महाजनपद थे और ये महाजनपदों पर उसने जीत हासिल कर ली, उनको जीत लिया। अब महापद्मनंद ने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान करी, उसको स्थिर बना दिया, मतलब उसमें ज्यादा तरक्की नहीं कराई, मतलब ऐसा नहीं कि तरक्की होगी नहीं, तरक्की कराई लेकिन ज्यादा तेजी नहीं दिखाई, क्योंकि उसको पूरा ऐसे कंट्रोल बनाना था पहले तो। अब महापद्मनंद की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा आया पंडुक, अब ये राजा बना लेकिन वो उसके बस का कुछ था नहीं, वो डरपोक निकला और वो कुछ कर भी नहीं पाया। इसके बाद कई शासक थोड़े थोड़े समय के लिए, थोड़े थोड़े का मतलब है 1-2 साल बैठे और किसी किसी ने उनको पेल दिया। अब ऐसे गद्दी पर बैठते चले गए और अंत में इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा आया, धन्नानंद। ये खतरनाक था, हरामी भी था, जनता को बिल्कुल प्यारा नहीं था। ये सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर महान जो पूरी दुनिया जीतने आया था। और ये इसकी जो कहानी है आई थिंक 2 चैप्टर बाद आपको मिलेगी, धनानंद की कहानी, कैसे जो है उसने कांड करे और उसके बाद सिकंदर को कैसे पेला गया, जो कि पूरी दुनिया जीतने आया था और भारत में आके उसकी बच गई पूरी गंदे वाली। तो अब सिकंदर का समकालीन था, उसी के समय के दौरान जो है धनानंद राजा बना हुआ था मगध का, और मगध महाजनपद ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी थी, साम्राज्यवाद बना चुका था, मतलब बहुत बड़ी हो चुकी थी वो। उसके पास अब 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब परंतु वह प्रजा में अलोकप्रिय था, क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, यार ये लोगों की तो सुन नहीं रहा, अपनी सेना में लगा पड़ा है और लोगों को पेलने में, रियासतों को पेलने में लगा हुआ है, इसको कोई मतलब नहीं था, तुम्हारे लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। अब चंद्रगुप्त मौर्य आया उसके बाद में और इस स्थिति का उसने फायदा उठाया, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है, लोग उसका समर्थन करने क्यों आएंगे। फिर उसने जो है कौटिल्य की सहायता से, जिसको चाणक्य कहते हैं ना, हम चाणक्य की बहुत प्रसिद्ध बंदा था, चाणक्य इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, तो उसने जो है कौटिल्य की, मतलब कौटिल्य ऋषि को कहा जाता है, तो उसकी सहायता से 322 ईसा पूर्व मगध पर आक्रमण कर दिया और धनानंद को मार दिया और नंद वंश का साम्राज्य वहीं पे गायब कर दिया। इतनी बड़ी सेना थी, सेना रह गई और राजा मार दिया सीधा ही, और भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य ने जो मगध का साम्राज्य विस्तार किया वो नेक्स्ट लेवल था, हिला दिया उसने पूरा। लेकिन भाई इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार उन्होंने करा, मगध पहले छोटा सा था, जब तक धनानंद आया था ना वो उस टाइम पे भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया था। ये देखो आपको थोड़ा मैप पे लेके चलता हूँ वापिस से, मैं वापिस आ जाऊंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैप पे जाना जरूरी है, आपको आइडिया लगेगा कि इन लोगों ने कितना करा। देखो ये हमारा मगध था, यहाँ पे सबको पता है ना, इन्होंने क्या करा, इस वाले क्षेत्र को हथिया लिया, इधर वाले क्षेत्र को, और ये इतना सा मगध बना रखा था इन्होंने, और इसमें राजपाट कर रहे थे। देखने को तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य आया तो उसने जो है इतना बड़ा राजपाट शुरू कर चुका था, तो इतने बड़े क्षेत्र पे उसने कैसे राजपाट करा, और वो तो मजेदार कहानी होने वाली है। जब इन्होंने इतने से पे राज करके अपना खुश थे ये, और इतने सारे वंश बदल गए, तो उन्होंने एक वंश ने इतने बड़े भारत पे कैसे राजपाट शुरू कर दिया और कैसे उसको कंट्रोल में रखा, तो वो कहानी बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन इस चैप्टर में बस इतना ही है भाई, वो आगे चैप्टर आएंगे यार, एक ही चैप्टर में करवाऊंगा सारा कुछ, चलो कोई ना, वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। हरियाणा बोर्ड का आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, तो यार इसी चैनल पे मिलेगा सारा कुछ, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी वंटी का बटन होता होगा ना, उसको दबा देना, ताकि आपको अपडेट मैं दूं टाइम से आपको मिलते रहे। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।